सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने जिमनी का जेटा वेरिएंट, बेस वेरिएंट। आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में कि क्या आपको जिमनी जेटा वेरिएंट में पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ देखते हैं कि इसके अंदर आपको फीचर्स क्या मिलते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट लुक काफ़ी अमेजिंग है इस कार का। जिमनी का रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। मेरे पास खुद के पास जिमनी अल्फा वेरिएंट है और एज अ ओनर्स परस्पेक्शन भी अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि मेरे को इसके अंदर क्या क्या कमियां लगती हैं और मेरे हिसाब से जिमनी जेटा लेना या अल्फा लेना, वैल्यू फॉर कौन सा वेरिएंट लेना वैल्यू फॉर मनी है, वो भी आपको मैं एंड में बताऊंगा। बट फिलहाल अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो जेटा वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑल अराउंड 14 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है और टॉप मॉडल इसका जाता है 17.5 लाख रुपये तक का ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो वो चीज़ हो जाती है। बट अगर आपको एक प्राइस पॉइंट पे गाड़ी चाहिए कि यार मेरे को तो बजट कम है, 14 से 15 लाख रुपए है, गाड़ी 4x4 चाहिए और जिमनी ही चाहिए, तो उसके लिए भाई फिर जेटा वेरिएंट ही बना है, नो डाउट। फिर वो चुपचाप जेटा वेरिएंट ले ले। बट अगर किसी को चाहिए यार कि मेरे को थोड़ा सा फीचर्स भी चाहिए गाड़ी के अंदर, तो फिर वो अल्फा वेरिएंट ले। आज हम बात करने वाले हैं, पहले अगर मैं आपको बताऊं उसके अंदर पॉजिटिव फीचर्स के बारे में, तो पॉजिटिवनेस के अंदर मैं किसी और गाड़ी से कंपेयर करूं तो इसके अंदर हमें 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है 1500 सीसी का, जो काफ़ी एक अच्छा टॉर्क वैल्यू प्रोड्यूस करता है। 103 bhp और 134 Nm का टॉर्क के प्रोड्यूस कर देता है। काफ़ी अच्छा इंजन है। पर्सनली मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को, तो इंजन से मुझे कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं। पावरफुल है। जहाँ गाड़ी आपको टॉर्क चाहिए, गाड़ी के अंदर पावर चाहिए, तो आपको 2 मिनट के अंदर ही देता है, डिलीवर करता है। लैगीनेस नहीं है इंजन के अंदर। इंसुलेशंस हैं ऊपर की तरफ, इंसुलेशंस नहीं है, ना ही टॉप मॉडल में, ना ही इसके बेस वेरिएंट में। बाकी इंजन अगर मैं बात करूँ चलाने के मामले में तो फन टू ड्राइव ज़रूर से है। जैसे मर्जी आप खींच लो गाड़ी, ये प्रॉपर आपको एक रिस्पॉन्स देता है कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर पावर है, गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं, और साथ ही साथ एक ड्राइविंग जो मज़ा आता है ना गाड़ी के अंदर चलाने में गाड़ी को, वो प्रॉपर यहाँ पे फीलिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव पॉइंट में, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसका इंजन आपको मिल जाता है। सेकंड मेजर पॉजिटिव पॉइंट जो इसके अंदर मिलता है आपको, वो इसके अंदर मिल जाता है 4x4 टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आपको एक 4x4 कार चाहिए प्रॉपर, तो आपको ये 4x4 टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है जिमनी के जेटा वेरिएंट के अंदर से ही। यहाँ पे थार वाला हिसाब नहीं है कि भाई 4x2 भी आ रही है, यहाँ जिमनी 4x4 ही आ रही है, तो वो चीज़ है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको सेकंड मेजर पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है पॉजिटिव पॉइंट कि हाँ भाई अगर आप थार से डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं ना जिमनी का, कि अगर थार या फिर जिमनी में कौन सी लेनी है, तो मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि सिटी में आपको 13 से 15-16 तक की माइलेज आराम से निकाल के दे देता है। वो आपके ड्राइवेबिलिटी पे है कि आप उसको चलाते कैसे हैं। मैं अगर अपनी गाड़ी की बात करूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन है मेरे पास जिमनी का, और वो मेरे को आराम से 16 तक की माइलेज, 17 की माइलेज भी दे देता है सिटी के अंदर। डिपेंड करता है आप गाड़ी को कितना ज़्यादा हाईयर आरपीएम पे चला रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से चलाता हूँ। मैं कभी कभी गाड़ी को खींचता हूँ, बट ड्रास्टिकली खींचने के बाद भी हाईयर आरपीएम पे गाड़ी की माइलेज 13 से नीचे आज तक मेरी गई नहीं है, और काफ़ी एक अच्छी डिसेंट माइलेज निकाल देती है थार के कंपैरिजन में। क्योंकि थार डीजल में होने के बाद भी, अगर डीजल वेरिएंट की बात करूँ तो वहाँ पे भी माइलेज नहीं निकाल पाती। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको भाई पीछे के दरवाजे मिल जाते हैं। अगर आप एक प्रॉपर फैमिली गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाती है कि आपको इन एंड आउट होना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी आसान है अंदर बैठना, अंदर से बाहर आना, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ थार से। क्योंकि थार का 5 डोर वेरिएंट का भी कुछ पता नहीं है, और 5 डोर वेरिएंट आएगा भी ना तो डेफिनेटली जिमनी से महंगा होगा। तब भी जिमनी और थार के बीच में एक टफ कंपटीशन बना ही रहेगा हमेशा कि यार जिमनी लेनी है, थार लेनी है। मारुति की रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, मारुति की सर्विस ज़्यादा अच्छी है, मारुति के प्रोडक्ट्स ईजिली मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, और जिप्सी के बाद जिमनी की रिलायबिलिटी वो चीज़ अच्छी है ही है। नेक्स्ट अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ, फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की, तो ये जो बूट अगर आप देख रहे हैं ना इसका, जैसे ही मैंने खोला पहली बात तो ये अपने आप खुल जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ मिलती है आपको 208 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाती है, जो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि 4 बंदों का लगेज आराम से लेके जाएगी। सीट फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कैरियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और आपको एक काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है, लैंप मिल जाता है, बूट लैंप आपको, जो इसके अंदर आपको स्टेपनी का जो भी सामान मिलता है, मतलब जैक से लेके आपको टूल से लेके वो सारी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे इसके अंदर दे दी जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको प्रॉपर प्लेसमेंट दी जाती है सारी चीज़ों की। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ ऑफ अमाउंट में आपको यहाँ पे बूट स्पेस ऑफर कर दिया जाता है। थार के अंदर पीछे में एक कमी है, उसका यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नेक्स्ट बन जाता है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ आपको बैक वाइपर मिल जाता है, थार के अंदर बैक वाइपर नहीं है। और बारिश के टाइम पे भाई पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़,
बैक वाइपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। अब जिन गाड़ियों में पहले नहीं था, बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बैक वाइपर बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है अगर आप गाड़ी को बारिश के टाइम पे चला रहे हैं। टायर साइज़ भी इसके अंदर डिसेंट इनफ दे रखा है, 15 इंची का टायर साइज़ दे रखा है। तो अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में अगर किसी को बिल्कुल ऑफ रोड ही करना है, इससे कोई भी और स्मूथ मतलब बेसिकली उसको गाड़ी सिटी में नहीं चलानी, ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए ही चलानी है, तो उस केस में गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। आपको टायर प्रोफाइल अच्छी मिल जाती है, साइड वॉल 80 की मिल जाती है आपको, ये प्रॉपर जो थिकनेस है 195/80 की, तो काफ़ी अच्छा एक टायर साइज़ ये बन जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रेयर में ड्रम ब्रेक है, और जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। पैनिक ब्रेकिंग मैंने करके देखी है, तो काफ़ी एक अच्छा स्टेबिलिटी आपको मिलती है गाड़ी के अंदर। गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती हाई स्पीड पे, और 100 से ऊपर भी मैंने चला के देखी है, 100, 110, 120 भी चला के देखी है हाईवे पे, तो कोई दिक्कत मेरे को ऐसा लगी नहीं कि हाँ भाई गाड़ी में अंदर डिसबैलेंस हो रहा है, या फिर थार के अंदर जो प्रॉब्लम है कि गाड़ी के अंदर हवा आ रही है कहीं से, तो वो चीज़ है कि इसके अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लास्ट एक पॉजिटिव पॉइंट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे ये जो ऊपर आप रूफ देख रहे हैं ना, ये मेटल में मिल जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि थार के अंदर जो आपको रूफ़ मिलती है वो एक आपको प्लास्टिक रूफ़ मिलती है, चाहे आप ABS कह लो, बट है तो एक प्लास्टिक मटेरियल ही, मेटल मटेरियल तो है नहीं। तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि भाई ना उसके अंदर कोई इंसुलेशंस हैं, बाहर की नॉइज़ इतनी आती है, बारिश अगर होने लग जाए तो गाड़ी के अंदर ऐसे इतनी ज़्यादा साउंड आती है ना कि कोई कहने ही नहीं उसके। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, कोई भी आपको सेफ्टी नहीं है छत के ऊपर, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो ऊपर से कुछ गिर जाए तो छत तो 1 सेकंड में टूट ही जाएगी। यहाँ पे एटलीस्ट कुछ मेटल यूज़ किया गया है, तो मेटल दब जाएगा बट आपको अंदर है तो एटलीस्ट ये सेफ़ रखेगा। रोल ओवर अगर मैं बात करूँ तो रोल ओवर गेजेस उसके अंदर दे रखे हैं थार के अंदर, बट फिर भी जो एक छत जो होती है ना, वो मजबूती मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अंदर होनी चाहिए, तो वो उसके अंदर आपको नहीं मिलती। तो ये चीज़ एक मेजर नेगेटिव पॉइंट बन जाता है थार का, यहाँ पे इसका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। ये तो कुछ थे इसके पॉजिटिव पॉइंट। बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे 14 लाख 15 लाख के अंदर, क्योंकि आपको ये बेस वेरिएंट मिलता है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको अल्फ़ा वेरिएंट में जाना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स में जो आपकी कॉस्ट कटिंग है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो इसमें नहीं दे रखे बेसिकली, क्योंकि कॉस्ट कटिंग क्या ही बोलें, जो फीचर्स थोड़ा बहुत तो उन्हें भी डिफरेंस बनाना था दोनों मॉडल्स के अंदर, तो उन्होंने फ्रंट में आपको इसके अंदर हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED बेस्ड नहीं मिलते। सेकंड मेजर चीज़ जो है, इसके अंदर फॉग लाइट आपको नहीं मिलेगी जेटा वेरिएंट के अंदर, ना ही इसके अंदर कोई आपको वॉशर फ्लूइड यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। तो ये चीज़ 3 तो आपको मेजरली फ्रंट से ही दिख जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ साइड में बात करूँ तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे देखने को, यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फीचर्स के मामलों में, ये जो आपको ORVM मिल रहा है ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर नहीं मिलेगा, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा। हैंडल्स भी इसके अंदर डोर हैंडल्स सारे के सारे मैट ब्लैक फिनिश के अंदर ही मिलेंगे। और साथ ही साथ यहीं से मैं अंदर अगर लेके जाऊँ आपको, तो यहाँ पे जो ये मिरर है ना आउटसाइड IRBM, इसका यहाँ पे आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है टॉप मॉडल के अंदर, जो मेरी गाड़ी के अंदर है अल्फा वेरिएंट के अंदर, उससे गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। इसमें फोल्डिंग का आपको कोई भी प्रोविज़न नहीं मिलता, आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो खाली सी स्पेस देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पे सिर्फ आपको एक की ही मिलेगी, चाबी भी बिल्कुल इनकी बेसिक चाबी है जो हर किसी गाड़ी में दे देते हैं, चाहे अरीना हो, चाहे वो अपना मैं बात करूँ नेक्सा की गाड़ियाँ हों जिसमें बेस वेरिएंट में आती है, तो चाबी कुछ आपको इसके अंदर ऐसी मिल जाएगी, दोनों सेंटर लॉकिंग वाली एटलीस्ट मिल जाती हैं, वो चीज़ है। बात करूँ अगर मैं इंटीरियर के ही अभी, तो इसके अंदर हमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता इस वेरिएंट के अंदर। स्क्रीन साइज़ हमें यहाँ पे छोटा मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी नहीं दिया जाता है कार के अंदर कंपनी की तरफ से। बाकी सेंटर कंसोल बिल्कुल सेम एज इट इज़ मेरी गाड़ी की तरह ही है, कोई भी ऐसा इसके अंदर फीचर्स की एज सच कमी नहीं है, बट सिर्फ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, स्क्रीन साइज़ यहाँ पे छोटा मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट वॉशर का यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे। ये मतलब बेसिक फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे डिलीटेड मिलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप जेटा मॉडल ले रहे हैं। ऊपर की तरफ बात करूँ तो सेम एज इट इज़ रूफ आपको मिलती है, कोई भी इसके अंदर रूफ में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँ केबिन लैम्प के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। AC वेंट्स के चारों तरफ यहाँ पे आपको एक सिल्वर फिनिश मिलेगी टॉप मॉडल के अंदर, वो आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है। डोर हैंडल्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिए जाएंगे इस मॉडल के अंदर। तो मतलब बेसिक जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं ना वो करे गए हैं। अब ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं किसी को इफेक्ट करते हैं, किसी को इफेक्ट नहीं करते, वो आपके पर्सनल चॉइस है कि भाई आपको वो फीचर्स चाहिए या नहीं चाहिए। रेयर में एज सच कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। सीटिंग कंफर्ट आपको सेम मिलेगा, हेडरेस्ट आपको एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। और पीछे भी आपको अगर मैं बताऊँ तो एक पॉजिटिव पॉइंट में एक चीज़ और आ जाती है कि यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।
बट यहाँ पे साथ ही साथ वो रिमाइंडर नेगेटिव भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स नहीं दे रखे। फ्रंट सीट में यहाँ पे सेंसर्स दे रखे हैं दोनों साइड, तो आपको ये ना बेल्ट लगा के ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो 60 सेकंड तक 1 मिनट तक ये जो बेल्ट का रिमाइंडर है ये टू 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 करता रहेगा और बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। लिटरली मैंने खुद अपनी गाड़ी में ऐसे ही सीट बेल्ट लगा रखी है। जो भी बंदा पीछे बैठता है फिर अगर उसे लगानी है सीट बेल्ट प्रॉपर लगा लेता, नहीं तो जस्ट आगे से ऐसे कर लेता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और वो चीज़ आप बंद कर ही नहीं सकते हो। वो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। रेयर में एज सच कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। यहाँ आपको कैमरे का प्रोविज़न मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप कैमरे के लिए गाड़ी सोच रहे हैं कि यार टॉप मॉडल में कैमरा मिल रहा होगा, बेस मॉडल में नहीं मिल रहा होगा, तो बेस मॉडल में कैमरा तो आपको इन्होंने दे रखा है, बट कैमरे की क्वालिटी भी और जो उसका व्यू है वो बस ऐसा ही है कि भाई काम चला हुआ है, उसमें कोई एज सच कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद इसके कैमरे पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता क्योंकि इन्होंने जिसकी प्लेसमेंट रखी गई है ना वो बहुत अजीब सी रखी गई है। वो नीचे नीचे का ही व्यू दिखाता है बिल्कुल, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसका जो व्यू है ना वो ब्लॉक हो रहा है और उसकी वजह से एक प्रॉपर व्यू गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा। कैमरे की प्लेसमेंट मुझे लगता है इन्हें स्टेपनी के टायर के ऊपर यहाँ पे कहीं कर देनी चाहिए थी, जो ज़्यादातर कार कंपनीज कर देती हैं, बट चलो जहाँ पे इन्होंने दिया एटलीस्ट दे तो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ, गाड़ी ऑल अराउंड बहुत अच्छी है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज कंसर्न अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, चलाने में अच्छी है, सिटी ड्राइविंग अच्छी है और एज सच इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं मिलती। थोड़ा सा गियर एंगेजमेंट हार्ड मिल जाता है आपको, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको अगर कोई फन टू ड्राइव कार ले रहा है और बेसिकली 4x4 कार ले रहा है ना, तो उसको ये चीज़ें तो महसूस होंगी ही, क्योंकि गियर एंगेजमेंट थोड़ा बहुत तो हार्ड आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। जब आप एक ऑफ रोडिंग कार ले रहे हैं तो ज़रूर से थोड़ा गियर एंगेजमेंट हार्ड मिलेगा। उसका रीज़न भी यही है कि ये जो इसका इंजन है वो सीधा नहीं लगा, पैरेलल माउंटेड लगा है। उसका सिर्फ एक बेसिक रीज़न ये है कि भाई आगे जाके अगर आप कोई मॉडिफिकेशन इसके अंदर करवाना चाहते हैं तो वो ईजिली हो जाएंगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आफ्टर मार्केट अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो ये थी इसकी पॉजिटिव नेगेटिव की वीडियो। और लास्ट में अगर मैं यही बोलूँ कि आपको जेटा लेना चाहिए, अल्फ़ा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप एक फ़ीचर लोडेड कार चाहते हैं जिसके अंदर फ़ीचर्स चाहिए, आपको बेसिक फ़ीचर्स भी चाहिए, एडवांस फ़ीचर भी चाहिए। किसी को हेडलाइट वॉशर बहुत पसंद आ जाता है, जिसको फॉग लैंप बाहर से नहीं लगवाने, हेडलाइट एलईडी में चाहिए, एलॉय व्हील्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो इसके अंदर दे रखी है। कीलेस एंट्री चाहिए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स चाहिए। ये बहुत बेसिक फीचर्स हैं, बट किसी को ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और मेरे को तो स्पेसिफिक रीज़न मेरा अल्फ़ा वेरिएंट लेने का सिर्फ एक ही था कि मेरे को काइनेटिक येलो कलर चाहिए था इसका, और वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही आता है, तो इसलिए मेरे को टॉप मॉडल लेना पड़ा। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे को तो सारा कुछ चेंज करवाना ही है अपने हिसाब से, अलॉय व्हील से लेके बम्पर से लेके प्रॉपर मॉडिफाई करवानी है मेरे को तो अपनी जिम्नी। तो मेरे लिए तो वर्थ इट तो मेरे लिए बेस मॉडल ही था इसका, बट मेरे को लेना पड़ा इसका टॉप मॉडल क्योंकि मुझे इसका कलर काइनेटिक येलो में ही ज़्यादा सबसे अपीलिंग लगी। और एक जो हेड टर्नर बन जाती है ना वो उसी कलर में बनती है, क्योंकि वो एक रोड प्रेजेंस अलग से यहाँ पे आपको दे देता है जब गाड़ी आप लेके रोड पे निकलते हैं। तो वो चीज़ आपके ऊपर है। मैंने तो सिर्फ कलर की वजह से टॉप मॉडल लिया था, बाकी एज सच फीचर डिफरेंस इतना नहीं है। जो भी चीज़ इसके अंदर है वो आपको बाहर से लग के भी मिल जाएगी काफ़ी हद तक, काफ़ी चीज़ें। तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहें या फिर बेस मॉडल। आपके बजट के ऊपर है बेसिकली कि आपका बजट कितना है गाड़ी को लेने के लिए। अगर आप बजट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 16.5 लाख रुपये की आपको अल्फ़ा मैनुअल वेरिएंट पड़ेगा और 17.5 लाख रुपये से ऊपर का आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट पड़ेगा अल्फ़ा का, और 14.5 का समथिंग का इसका मैनुअल वेरिएंट जेटा का पड़ेगा जो सामने खड़ा है, और 15-15.5 का इसका आपको पड़ जाएगा ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो वो चीज़ है, वो आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर है कि आप कौन सी गाड़ी चूज़ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।